महत्वपूर्ण प्रश्न की ये तीसरी सीरीज है जिसमें ये पार्ट 3 है। हमने पहले भी कुछ क्वेश्चन को कवर कर लिया है और आज फिर एक एग्जाम पेपर आपके सामने देखने वाले हैं। उसमें जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उनको स्किप करके बाकी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी लोग पेपर शीट में देखें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 कहता है कि निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से पूछा गया है कि कौन कौन सी राशि है या कौन राशि है जो ट्रांसफार्मर में नहीं बदलती है। तो किसी को यदि आंसर मालूम हो तो बताएं। सर आवर्ती। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। आप भी जानते हैं जो ट्रांसफार्मर होते हैं स्टेप अप या डाउन, वह वोल्टेज को कम और ज्यादा करने के साथ साथ में जो करंट रहता है उसको भी क्या कर देते हैं, किसी न किसी अनुपात में कम या ज्यादा कर देते हैं। ठीक, तो लेकिन जो आवृत्ति रहती है आप लोग भी जानते हैं कि भारत की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। ठीक, भारत की जो आवृत्ति है वह 50 हर्ट्ज है और यह नहीं बदलती है जब ट्रांसफार्मर करंट एवं वोल्टेज को क्या करता है, कम एवं ज्यादा करता है। ठीक, यह एसी की आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति है? एसी धारा की। ठीक, या अल्टरनेटिंग करंट की। यदि हम आपसे पूछें कि डीसी करंट की आवृत्ति कितनी है, किसी को मालूम हो तो? सर 0। ठीक, तो यह 0 हो जाएगी। यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, और इसमें कई लोग 50 ही लगा देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो एसी की आवृत्ति है वह 50 है, जो डीसी की आवृत्ति है वह 0 है। तो जो आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आवृत्ति। जो ट्रांसफार्मर है वह आवृत्ति को ट्रांसफॉर्म मतलब नहीं बदलता है। ठीक है, लगा लिया सभी लोग ने। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखें सभी लोग। 22 3 मूल विद्युतीय परिमाण क्या होते हैं? वह क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 3 मुख्य राशियां कौन कौन सी होती हैं जो हम पूरी विद्युत प्रणाली में उपयोग करते हैं। ठीक, तो बताएं आप लोग। ए ऑप्शन कह रहा है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। बी कह रहा है पावर, वोल्टेज, कंडक्टेंस। डी कह रहा है करंट, रिलक्टेंस, इंडक्टेंस। और सी कह रहा है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक, तो देखो आप लोग भी सबसे ज्यादा किसको देखते हैं? वोल्टेज को देखते हैं। उसके बाद क्या आता है? करंट आता है। उसके बाद क्या आता है? रेजिस्टेंस आता है। ठीक, तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा सी, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको इंपीडेंस बोला जाता है, इसलिए साइड में वहां पर इंपीडेंस लिखा है। ठीक, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो आपका 22 क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? ठीक, अब अगला क्वेश्चन पढ़ें 23 नंबर का। एक ट्रांसफार्मर को लेमिनेट होता है। यह क्वेश्चन अपन पहले की जो सीरीज है उसमें देख चुके हैं कि एक ट्रांसफार्मर कोर लैमिनेटेड होता है या एक ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, लैमिनेशन क्यों चढ़ाया जाता है। ठीक, सबका एक ही आंसर है, एडी करंट क्षति को कम करना या एडी धारा क्षति को कम करना। आया समझ में? ठीक, अब पढ़ें अगला क्वेश्चन 24। यह भी अपन देख चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। ट्रांसफार्मर द्वारा दिए गए भार रहित करंट पूर्ण भार करंट का लगभग कितना % होता है? वह कह रहा है कोई ट्रांसफार्मर है उस पर पूर्ण भार मान के चलिए 100% है। जब उस पर कोई भार नहीं रहेगा तो उस समय उसका करंट कितना रहेगा या उस समय उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी रहेगी? तो वह रहेगी 2 से 5%। कितनी रहेगी? 2 से 5%। यह भी अपन पहले की सीरीज में देख चुके हैं।
अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है वह 27 नंबर आपको क्वेश्चन देखना है, बाकी हम पहले देख चुके हैं कि एक ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी जब कॉपर हानि हिस्टैरिसीस क्षति के बराबर होगी, हिस्टैरिसीस क्षति एडी करंट क्षति के बराबर होगी, एडी करंट क्षति कॉपर क्षति के बराबर होगी, या कॉपर क्षति लोहे क्षति के बराबर होगी। कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? सर डी कॉपर क्षति लोहे क्षति। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा जब ट्रांसफार्मर की लोहे क्षति उसकी कॉपर क्षति के बराबर होगी या आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस होगा, उस समय ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी? सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27वें का क्वेश्चन नंबर डी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़े। निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर स्थापित करने का एक भाग नहीं है? ठीक, आप लोगों ने ट्रांसफार्मर को पढ़ा है, ठीक, उसके भाग आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक, कंजर्वेटर आप जानते हैं ट्रांसफार्मर का भाग होता है, ब्रीदर भी आपने पढ़ा है, बुलबुल रिले उसकी सेफ्टी के लिए लगा रहता है, लेकिन एक्साइटर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं होता। ठीक है, एक्साइटर कहीं भी ट्रांसफार्मर में नहीं लगा होता है। ठीक, तो जो 28 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, एक्साइटर। ठीक, एक्साइटर जो है वो ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन 29 नंबर का। एक ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हुए निम्न में से किस ओर शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है? अभी कह रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हुए निम्न में से किस ओर शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर किसी को मालूम है? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा निम्न वोल्टेज की ओर शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है। ठीक, अब किसी को यदि मालूम हो क्यों नहीं किया जाता है तो कोई बताना चाहे, बताइए। देखिए क्या होता है, मान के चलिए हमें किसी भी ट्रांसफार्मर पर क्या करना है? शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना है। ठीक, आप भी जानते हैं जहां पर हाई वोल्टता होगी वहां दुर्घटना होने की संभावना क्या होगी? ज्यादा होगी। वहां हमें चीजों को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे वो हाई रेंज के लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी हाई वोल्टेज साइड है, मान के चलिए एक 11 kV है, एक 33 kV है, तो हम 11 kV को शॉर्ट न करके हम किसको शॉर्ट कर देते हैं? 33 kV वाली साइड को। ठीक, और जब हम उसको शॉर्ट कर देते हैं तो हम जो 11 kV वाली साइड रहती है उसको आराम से क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं, या उस लो वोल्टेज साइड पर हम अपना परीक्षण क्या कर लेते हैं? आसानी से कर लेते हैं। आई बात समझ में? ठीक, यदि नहीं आया हो तो एक एग्जांपल और समझ लो। यदि हम आपसे बोलें कि आपको 230 वोल्ट और 440 वोल्ट में किसी भी टेस्ट को करना है, तो आप कौन सी वोल्टेज रेंज को चुनेंगे? 440 की 230? 230 को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि 230 पर कार्य करने के लिए आपके पास पर्याप्त टूल्स होते हैं, उसका नॉलेज होता है, जानकारी होती है, दुर्घटना होने की संभावना कम होती है। ठीक, तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं कि जब हम शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं उस समय हम हाई वोल्टेज साइड को क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और लो वोल्टेज साइड से क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। आया सबको समझ में? ठीक, आप 30 नंबर का क्वेश्चन देखें। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में खालिस्तान करंट प्रभावित होगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कल इसको हम बता नहीं पाए थे, तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर अनंत। ठीक, वो यह बोल रहा है कि जब शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में खालिस्तान करंट प्रवाहित होगा, जब हमारे घर में बिजली शॉर्ट सर्किट होती है उस समय जो करंट की मात्रा है वह क्या होगी? ठीक, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जो करंट क्या होता है वह अनंत हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि उस समय जो करंट प्रवाहित होता है वह क्या होता है? अनंत होता है। आई बात समझ में? ठीक, तो इसका जो आंसर है वह डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अब देखें क्वेश्चन 31।
एक ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करता है। हाँ, देखो कल जो क्लास हुई थी उसमें कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था जब वहां पर लिखा था कि ट्रांसफार्मर का उपयोग खाली स्थान के परिमाण को बदलने के लिए किया जाता है। ठीक, तो वहां पर जो आंसर आया था वह वोल्टेज आया था। ठीक, अब यह जो क्वेश्चन है अलग है, इसको आप ध्यान से देखें। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब जो एक ट्रांसफार्मर है वह कौन कौन सी राशियों को बदलता है। ठीक, तो अभी आपने पढ़ा कि वह वोल्टेज को बदलता है और करंट को बदलता है। ठीक, आवृत्ति को नहीं बदलता है। अब यहाँ वोल्टेज भी दिया है और करंट भी दिया है, तो अब आप क्या लगाएंगे, और पावर भी दिया है, तो अब क्या लगाएंगे आप आंसर? सर पावर। पावर लगाएंगे। ठीक, क्योंकि जो आपकी शक्ति है या जो पावर है वह किससे मिलकर बनती है, वोल्टेज एवं करंट से मिलकर बनती है। पावर का आप लोग ने फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होगा। ठीक, पता है कि नहीं पता? P बराबर होता है V इंटू आई इंटू cos फाइव। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि यदि हम पावर को बोल देते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वह पावर को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है या परिवर्तित करता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, दोनों चीज आ जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? पावर। पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ें क्या होता है। ट्रांसफार्मर किस वाइंडिंग में घुमाव की संख्या अधिकतम होती है? हाँ, ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है कि ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग में घुमाव की संख्या अधिकतम होती है। बताएं आप लोग, किस वाइंडिंग में घुमाव की संख्या अधिक होगी? लो वोल्टेज साइड अधिक होगी कि हाई वोल्टेज साइड अधिक होगी? सर हाई वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड, स्वाभाविक सी बात है। ठीक, क्योंकि भाई यदि हमें ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होगी तो जो हम टर्निंग की संख्या है, घुमाव की संख्या है, वो क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे। ठीक, तो इसमें पूछा है कि अधिक संख्या किस तरफ होगी, तो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में। किसमें होगी? उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें सभी लोग। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता इस क्रम की होती है। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता अपन देख चुके हैं कल, 95 से 98%। ठीक, 95 कोई ऑप्शन है नहीं तो अपन क्या लगाएंगे, 98 लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का सामान्य तरीका है। हाँ, आप ये बताइए, आपने जो अभी नॉर्मल ट्रांसफार्मर आप लोग देखते हैं कॉलोनी वगैरह में, ठीक, उनको ठंडा करने के लिए हम कौन से पदार्थ का यूज करते हैं? ऑयल का। ऑयल का यूज करते हैं। किसका करते हैं? ऑयल का यूज करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, प्राकृतिक हवा एवं शीतलन, वायु विलाष्ट शीतलन या तेल शीतलन। तो आपने जनरली किसको देखा है, तेल से अपन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन देखें। विद्युत ऊर्जा की कार्य है। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी हो। ठीक, उनने पूछा है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत ऊर्जा तो सब लोग समझते हैं, जो बिजली है। ठीक, वह एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, और उसकी इकाई क्या है, बताएं क्या है इकाई? ठीक, तो यह क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक, और बहुत लोग इसको गलत करके आएंगे। इसमें आप ऑप्शन देखें, जूल, यह भी विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा ना, ऊर्जा की इकाई, ऐसा इकाई क्या होती है? जूल होती है। ठीक, वाट सेकंड भी इसकी क्या है, इकाई है ऊर्जा की, और किलोवाट घंटा भी क्या है, इसकी इकाई है। किलोवाट घंटा का यूज आप कहाँ करते हैं? जो आप घर में एनर्जी मीटर उपयोग करते हैं उसको किसमें मापते हैं हम? kWh में। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। तो यह तीनों विद्युत ऊर्जा की इकाई है। आई बात समझ में?
उपर्युक्त सभी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कौन सा है? 37। ठीक, वो कह रहे हैं कि हम जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो रेटिंग है वह किस में देते हैं? वोल्ट में देते हैं, एम्पियर में देते हैं, किलोवाट में देते हैं, केवीए में देते हैं। किस में देते हैं? सर केवीए। केवीए में। आपको ध्यान रखना है जो ट्रांसफार्मर होते हैं और जो अल्टरनेटर होते हैं, ठीक, उनकी सबकी रेटिंग किस में दी जाती है? केवीए में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? किलो वोल्ट एम्पियर। क्या होता है? किलो वोल्ट एम्पियर। आई बात समझ में? ठीक, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में हो जाएगी? केवीए में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? केवीए में। अपन बोलते हैं ना कि भैया 100 केवीए का डीटीआर है, 200 केवीए का डीटीआर है। ठीक, गांव वगैरह में जब अपन डीटीआर रखते हैं तो किस में जाती है? वो केवीए में जाती है। ठीक है, चलो अगला देखें। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थ है। ठीक है, अपन ने कल देख लिया था कि जो हमारे ट्रांसफार्मर की कोर है वो सिलिकॉन इस्पात से बनती है। ठीक है, अगला पढ़ें। भारत में ट्रांसमिट की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का अधिकतम वोल्टेज है। हाँ, भारत में ट्रांसमिट की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का अधिकतम वोल्टेज है। ठीक, देखिए जो अभी आपकी बुक है उसमें 400 केवी आपको क्या है? मैक्सिमम रेंज दी है। ठीक है, लेकिन अब आप लोग भी जानते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग भी जानते हैं कि अब भारत में 765 केवी पर भी क्या होने लगा है? ट्रांसमिशन होने लगा है। ठीक, लेकिन हमें बुक के हिसाब से चलना है और जो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा 400 केवी। आई बात समझ में? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक, अपन को बुक के हिसाब से चलना है। ठीक, अपन को यहाँ पर आंसर 400 केवी लगाना है, लेकिन यदि किसी एग्जाम में यदि आपको 765 केवी मिलता है तो आप वहां क्या लगाएंगे? 765। ठीक, जो आपके ऑप्शन है उसमें देखिए 765 दिया है क्या? नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 400 केवी। आई बात समझ में? ठीक, चले आगे देखें। 66 केवीए तक इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हाँ क्वेश्चन पढ़े। 66 केवीए तक का वोल्टेज ट्रांसमिट करने के लिए केबल में कितने वोल्ट्स का प्रयोग किया जाता है? हाँ, वह कह रहे हैं कि हमको 66 केवी सप्लाई है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर हमको भेजना है। तो आप ये बताइए उस जो केबल है उसमें कितनी कोर रहेंगी? 3 कोर रहेंगी कि 4 कोर रहेंगी? क्यों रहेंगी बताएं? सर इसमें 3 कोर रहेंगी सर, 3 फेज भेजने होंगे ना उसमें। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें क्या रहेंगी? 3 कोर रहेंगी, जिसमें हम आर बाय भी तीनों फेज को भेजेंगे। ठीक, 4 कोर कहाँ होती हैं? जब हम 11 केवी से उसको 440 केवी में या 400 केवी में नहीं, हम जब उसको 11 केवी से किस में बदलते हैं? 440 वोल्ट में। तो वहां हम अपनी घर की 3 फेज सप्लाई या 1 फेज सप्लाई को चलाने के लिए न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं। ठीक, लेकिन 66 केवी में कितनी कोर रहेंगी? 3 कोर रहेंगी। आई बात समझ में? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 कोर। ठीक है, और यदि वो पूछता 33 केवी में तो कितनी होती? 33 केवी में सर 3 ही होती। 3 कोर होती। 33 केवी में भी 3 होती, 132 में भी 3 होंगी, 400 में भी 3 होंगी और 220 में भी कितनी होंगी? 3 ही होंगी। ठीक, अभी तक भारत में 3 फेज ही है, इसलिए भविष्य का नहीं मालूम भाई, भविष्य में बढ़ जाए। ठीक है, चलो नहीं बढ़ेंगे वैसे। हाँ, अगला क्वेश्चन। 11 केवी तक वोल्टेज के लिए निम्न में से कौन सा केबल सामान्यतः उपयुक्त है? देखो, आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें विभिन्न प्रकार की केबल के बारे में जानकारी थी, तो वह कह रहे हैं कि 11 केवी तक वोल्टेज के लिए निम्न में से कौन सा केबल सामान्यतः प्रयोग करते हैं? तो इसमें आप लोग ध्यान रखना, इसमें हम बेल्टेड केबल प्रयोग करते हैं। कौन सा केबल प्रयोग करते हैं? बेल्टेड केबल। ठीक,
कि बेल्टेड केबल क्या होता है, एक कितनी मोटी साइज का केबल होता है जिसमें काले कलर का इंसुलेशन होता है, उसके बाद उसमें आर्मरिंग डली होती है, बेडिंग रहती है, उसमें से फिर 3 कोर निकलती हैं, ठीक, वह होती है बेल्टेड केबल, ठीक। आई बात समझ में? तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 41, इसका हो जाएगा ए। 11 केवी के लिए हम बेल्टेड केबल का उपयोग करते हैं, ठीक। अगला पढ़ें। 33 केवी से 66 केवी तक का वोल्टेज ट्रांसमिशन करने के लिए निम्न में से कौन सा केबल उपयुक्त है? हाँ, यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। इनने दोनों रेंज दे दी, 33 केवी से 66 केवी तक वोल्टेज ट्रांसमिट करने के लिए निम्न में से कौन सा केबल उपयुक्त है, ठीक। तो इसके लिए स्क्रीन केबल आता है। कौन सा केबल आता है, देखो बेल्टेड केबल तो हम कहाँ लगाते हैं, 11 केवी में, 11 केवी में, ठीक। 33 केवी से 66 केवी तक हम क्या लगाते हैं, स्क्रीन केबल। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर 66 केवी से ऊपर हम क्या लगाते हैं, तो वहां हम लगाते हैं ऑयल फिल्ड केबल, ठीक। उस केबल में ऑयल को दबाव के साथ भरा जाता है तो एक अच्छे इंसुलेशन का कार्य करता है, ठीक। लेकिन इनने पूछा है 33 केवी से 66, तो यहाँ आएगा स्क्रीन केबल। कौन सा आएगा, स्क्रीन केबल, ठीक। यदि वो 66 से ऊपर पूछे तो आप लोग ध्यान रखेंगे वहां आता है ऑयल फिल्डेड केबल या ऑयल फिल्ड केबल। आई बात समझ में, ठीक। सर जो हमने सी पे दबाव केबल दिए रखा वही है, कोई दबाव केबल, ठीक। जो दबाव केबल दिया है उसी को बोलते हैं ऑयल फिल्ड केबल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। किसी केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए? हाँ, देखिए वो ये कह रहा है कि जैसे मान के चलिए कोई केबल है, जो अभी अपन ने विभिन्न प्रकार की केबल के बारे में देख रहे हैं, तो वह कह रहे हैं किसी केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए। मतलब जो केबल का इंसुलेशन है उसमें यदि ताप टेम्परेचर या ताप जाता है, जैसे मान के चलिए कहीं आग वगैरह लग गई, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज होना चाहिए जिससे कि वह केबल खराब ना हो, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाँ, तो वो क्या हो जाएगी, नहीं, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होगा। देखिए जो उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वह आपके इंसुलेशन को बचाएगा, और आपको पता है कि इंसुलेशन आग में पिघल जाता है, ठीक। उसके लिए उच्च यांत्रिक शक्ति होना चाहिए। उच्च यांत्रिक शक्ति का मतलब ये होता है कि केबल के ऊपर जो लेड की आर्मरिंग होती है ना, लोहे की जाली होती है, ठीक। देखो सबसे पहले तो कोर हो गई, फिर उसके बाद एक जूट का कवर हो गया, फिर एक कवर और हो गया, उसके ऊपर सबसे ऊपर इंसुलेशन होता है काले कलर का, उसके अंदर क्या होती है, एक लोहे की आर्मरिंग होती है, जाली होती है, ठीक। वही जाली क्या करती है, आप भी बताइए, छोटा मोटा टेम्परेचर क्या उस लोहे की जाली को पिघला सकता है, क्या उसके अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्च यांत्रिक शक्ति। आई बात समझ में, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखें। निम्न में से यांत्रिक चोट के विरुद्ध एक केबल की सुरक्षा करता है। जो हमारी केबलें होती हैं उनको यांत्रिक चोट से कौन सा कारक बचाता है, वह आपको इसमें बताना है। पहला है बेडिंग, दूसरा है सील, तीसरा है आर्मरिंग और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्मरिंग, जो किसकी बनी होती है, लेड की बनी होती है, ठीक। वह क्या करती है, यांत्रिक चोटों से बचाती है, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें सभी लोग, क्या है, पढ़ें। एल्यूमिनियम को बस बार पदार्थ के रूप में बारियात दी जाती है, ठीक। सब स्टेशन में जो बस बार बनाया जाता है, ठीक, लाइनों को जोड़ने के लिए या अलग अलग फीडर निकालने के लिए, उसमें ये बोल रहे हैं कि हम एल्यूमिनियम धातु से बने तार ही क्यों यूज करते हैं, कॉपर से या चांदी से बने तार क्यों यूज नहीं करते हैं, बताएं इसका आंसर। निम्न लागत के कारण, ठीक। तो उसमें क्या है, एल्यूमिनियम हमें सस्ता पड़ता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा निम्न लागत के कारण, ठीक। हम बस बार में किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन के लिए स्पार्क पोल को
इससे सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। हाँ, आप लोग भी जानते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है हम उसमें विभिन्न प्रकार के पोल यूज करते हैं, जिसमें इस्पात पोल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, रेल लाइन पोल, ठीक, जो आई आकार का होता है, वह कह रहे हैं कि उस पोल को हमें किससे बचाना चाहिए, दीमक से बचाना चाहिए या परिच्छेदन, उसमें जैसे भाई कुछ लग जाए या घिस जाए उससे बचाना चाहिए, क्षरण मतलब होता है जंग, कि हमें जंग से बचाना चाहिए या सभी से बचाना चाहिए, सर जंग से बचाना। जंग से, ठीक, लोहे में दीमक तो लगेगी नहीं, ठीक, तो किससे बचाना चाहिए, क्षरण से या जंग से बचाना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक। चले अगला क्वेश्चन देखें। सर्विसमैन्स जोड़ता है। हाँ, सर्विसमैन से जोड़ता है। सर्विसमैन बताएगा कोई क्या होता है, 47 नंबर, सर्विस, ठीक। सर्विसमैन जो आपके घर में केबल आती है उसको क्या बोलते हैं, सर्विसमैन। वह किसको जोड़ता है, वितरक, मतलब जो आपको बिजली बांट रहे हैं, और उपभोक्ता को, आप कंज्यूमर, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वितरक और उपभोक्ता। वितरक और उपभोक्ता का टर्मिनल, दोनों को जोड़ते हैं, ठीक। इसमें यही आंसर होगा, ठीक। ट्रांसफार्मर एवं अर्थ, वितरक एवं ट्रांसफार्मर टर्मिनल, वितरक एवं रिले कोई नहीं होगा। वह किसको जोड़ते हैं, वितरक डीटीआर ट्रांसफार्मर को या डीटीआर ट्रांसफार्मर से निकलने वाली लाइन को, ठीक, और आपको, ठीक। तो वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर और उपभोक्ता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन साधारणतः उत्पादन वोल्टेज नहीं है। हाँ, वह कह रहे हैं कि हम भारत में कौन सी रेंज पर वोल्टेज को उत्पादित नहीं करते हैं, 6.6 केवी, 9.9 केवी, 11 केवी या 132 केवी, तो बताएं। 9.9, ठीक, तो जो 48 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, तो इसमें जो बी वाला है 9.9 किलो वोल्ट पर हम वोल्टेज का उत्पादन नहीं करते हैं, हम 6.6 केवी पर भी करते हैं, 11 केवी पर भी करते हैं और 132 के नहीं 13.2 केवी पर भी करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। लेकिन हम 9.9 केवी पर उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है। चले आगे देखें। निम्न में से किसका प्रयोग साधारणतः वितरण प्रणाली में नहीं होता है। हाँ, 49 क्वेश्चन है, वह कह रहे हैं निम्न में से किसका प्रयोग साधारणतः वितरण प्रणाली में नहीं होता है। पहला 3 फेज 4 वायर, यह होता है, बताएं सब लोग, होता है, ठीक। कैसे होता है, अब वो सुने। ट्रांसफार्मर डीटीआर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से क्या होते हैं, 3 फेज निकलते हैं और 4 वायर निकलते हैं, जिसमें एक वायर किसका होता है, न्यूट्रल का, यह तो होता है। दूसरा है 3 फेज 3 वायर, सब स्टेशन से 3 फेज लाइन आती है, वायर कितने होते हैं, 3। सिंगल फेज 3 वायर, एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है और एक अर्थ आता है, यह भी होता है। लेकिन कभी ये सुना कि सिंगल फेज 4 वायर, नहीं सर, नहीं होता, या तो 3 फेज 4 वायर होगा लेकिन सिंगल फेज 4 वायर नहीं होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सिंगल फेज 4 वायर, ठीक। इस प्रणाली का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक। अब 50 नंबर का क्वेश्चन देखें। स्किन प्रभाव इस पर निर्भर करता है। हाँ, स्किन प्रभाव इस पर निर्भर करता है। देखिए, एक प्रभाव होता है स्किन प्रभाव, ठीक, यह ट्रांसमिशन लाइन का एक प्रभाव है, ठीक, और उसके कुछ फैक्टर हैं कि किस किस पर निर्भर करता है। यह कंडक्टर के आकार, आवृत्ति और प्रतिरोधकता, इन तीनों पर निर्भर करता है, ठीक। इस प्रभाव को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, कंडक्टर के आकार को बढ़ा देते हैं, ठीक। आवृत्ति को भी कम ज्यादा करके इस प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, और प्रतिरोधकता के माध्यम से इस प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। तो समझ में आया, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, कंडक्टर का आकार, आवृत्ति और प्रतिरोधकता में परिवर्तन करके हम स्किन प्रभाव को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है।